हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पढ़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो क्या है। इलेक्ट्रो वर्ड क्या है। देखो, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रो मतलब होता है सर चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो और उसके बारे में हम एनालिसिस करें तो वहां पे आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, अब देखो सबसे पहले समझो कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है। देखो, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो देखो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो जरा, सपोज दैट कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसमें क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। ओके, अब कोई बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कैसे कहलाती है, देखते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, इस बॉडी में देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 2 3 4 5, और 5 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। अब इसको क्या करना है कि हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे कुछ। अगर मैंने यहां से सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, देखो यहां पे क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन ये, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस साथ मिला के बैलेंस हो गया, और ये प्लस माइनस साथ मिला के बैलेंस हो गया, ये प्लस माइनस मिला के साथ बैलेंस हो गया, और 2 पॉजिटिव चार्ज बचे। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, जिसके ऊपर 2 प्रोटॉन ज्यादा है। अब आप कहोगे सर कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इस पे और प्रोटॉन की संख्या हम बढ़ा दी जाए। देखो, अगर किसी बॉडी से तुम प्रोटॉन निकालोगे तो प्रोटॉन निकालना क्या होता है कि बहुत टफ होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो यहां क्या कर दिया आपने, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। आप कहोगे कि सर ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और सपोज दैट बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो देखो क्या करेंगे हम, इसी बॉडी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। और देखो मैं नीचे बना दे रहा हूं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और एक और प्लस ले लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, सपोज दैट इस बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो जैसे आपने सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन डाले, इस समय क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितने थे देखो पहले, 1 2 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, प्लस एक और प्लस प्लस माइनस माइनस, कितने डाले हमने, 2 1 2। अब गौर करो, देखो इसने इसको बैलेंस कर लिया, इसने इसको बैलेंस कर लिया, इसने इसको बैलेंस कर लिया, इसने इसको बैलेंस कर लिया। अब बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन देखो फर्जी के बच जा रहे हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन फर्जी बच जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी यहाँ पे कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। देखो, अब देखो चार्ज का देखो इधर से उधर जाना, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर से उधर बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, पर प्रोटॉन को क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सर प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन को बॉडी से निकालना ज्यादा टफ होता है इन कंपेरिजन विद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए इजीली इधर से उधर मूव कराया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। देखो, चार्ज करने के तरीके मतलब मेथड क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ लें कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू किसी बॉडी को चार्ज करना। ओके, सपोज दैट 2 बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। ओके, और इनके ऊपर चार्ज क्या है, मान लो कि यहां पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2।
और इसका जो रेडियस है, सपोज दैट आप मान लो यहाँ पे है R1 और इसका रेडियस है R2। अब हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट, एक दूसरे कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन के पहले तो देखो Q1 Q2 चार्ज थे। अब जैसे आपने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया, अब यहां पे हुआ क्या, देखो सर, जैसे हमने इनको कनेक्ट किया, इधर से चार्ज इधर उधर जाने लगेगा। और चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ऐसा नहीं कह सकते कि आप चार्ज ना बराबर। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं अगर समझाऊं आपको, मान लो दो टैंक है, ओके। अब इनमें क्या है, सपोज आपने पानी भर रखा है, और यहाँ पे पानी की लेवल कम है, ओके। अब इन दोनों को जैसे आप कनेक्ट करोगे, इन दोनों को जैसे आप कनेक्ट करोगे, मान लो किसी पाइप के थ्रू आपने कनेक्ट किया, किसी पाइप के थ्रू सपोज आपने कनेक्ट किया। अब होगा क्या, यहां देखो पानी कब से कब फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब इसका लेवल तो फॉल करेगा, इसका लेवल फॉल करेगा, और इसका लेवल सर यहां पे बढ़ जाएगा, है ना। तो अब यहां पे देखो पानी का लेवल बराबर हो गया, कहने का मतलब जो पोटेंशियल था वो बराबर हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि इसके अंदर जितना पानी था उसका उतना ही पानी इसके अंदर आ गया, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे पानी का लेवल बराबर हो गया, पर पानी का अमाउंट बराबर नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहां भी कह सकते हो कि सर जरूरी नहीं कि चार्ज दोनों में बराबर हो जाए, पर ये 100% तय है कि दोनों का लेवल कह सकते हैं आप, पोटेंशियल बराबर होगा। ओके, तो देखना जरा, अगर देखो फाइनली चार्ज कनेक्ट करने, देखो चार्ज बदल जाएगा इसके ऊपर, कनेक्ट करने में चार्ज इस पे आ जाएगा Q1 Q2 सपोज दैट आफ्टर कनेक्शन। ओके, तो देखो अब मेरे को Q1 Q2 निकालना है, देखो किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल देखो दोनों का बराबर है, V1 बराबर V2। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियल का फार्मूला, आप थोड़ा सा पहले जान लो। इसका फार्मूला होता है K Q1 बाई में R1 बराबर K Q2 बाई में R2। यहाँ देखो K से K कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या आया, Q1 बाई में R1 बराबर Q2 बाई में R2। और देखो बच्चों, हमें पूरा Q1 Q2 निकालना है अच्छे से इनिशियल चार्ज के टर्म में। तो एक चीज और है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चार्ज कंजर्वेशन। तो जो जितना बॉडी पे इनिशियल चार्ज होता है, कनेक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज होगा, एक्स्ट्रा चार्ज तो कोई आ नहीं जाएगा, बस चार्ज इधर से उधर होंगे। तो जो इनिशियल चार्ज था क्या था, बाय चार्ज कंजर्वेशन। तो बाय चार्ज कंजर्वेशन देखना, इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 और फाइनल चार्ज कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। देखना यहां से एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन यहां से बन गई। दो इक्वेशन दोनों हम बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट यहां से Q1 निकाला हमने, आया R1 बाई में R2 इंटू में Q2। अब इसको यहां पे पुट करो, देखो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2, और यहां पर रखो Q1 की वैल्यू, R1 बाई में R2 Q2 प्लस में Q2। यहां पे Q2 कॉमन करके डिवाइड कर दो, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई में 1 प्लस R1 बाई में, इस तरीके से Q2 की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से सेम क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू भी आ जाएगी। Q2 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो, जब Q2 की वैल्यू आप उठा के रखोगे यहाँ पे, तो Q1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, रखो जरा, R1 बाई में R2 इंटू में Q2। Q2 क्या है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R1 बाई में R2। इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दो। तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, R1 बाई में R2, और R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो R2 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 बाई में R1 प्लस R2।
ध्यान से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 और ब्रैकेट में R1 बाई में R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि फाइनल चार्ज क्या होगा कनेक्शन के बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अगला मेथड देखो, ये तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं कैसे होगा। सपोज दैट किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, और ये रही बॉडी डी, मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज है पहले से, और इस बॉडी को आपको क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, इस बॉडी को आपको चार्ज करना है। तो देखो होगा क्या, ये बॉडी ए मान लो, इसको मान लो पी। अब जैसे ही प्लस वालों को आप न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आओगे तो होगा क्या, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। अब प्लस प्लस वाला इसको क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे करके अट्रैक्ट कर लिया। और पॉजिटिव वाले क्या कर देगा बच्चे, रिपल कर दिया दूर दूर। ओके, पॉजिटिव वाले क्या कर दिया, रिपल कर दिया। अब होगा क्या कि अब इसको उठा के क्या करो, आप अर्थिंग कर दो, ए वाले को अब अर्थिंग कर दो। यहां पर हम क्या कर देंगे, अर्थिंग। अब जैसे आपने अर्थिंग की, अर्थिंग में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नीचे से फ्लो के आ जाते हैं। तो होगा क्या, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से, ठीक है, और जितने पॉजिटिव सबको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ 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 यहाँ, सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना पॉजिटिव चार्ज था ओवरऑल उतना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ के अंदर है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कोई नहीं है। अब बॉडी कैसी हो जाएगी पूरी, यार देखो ध्यान से, जब सब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए तो ए बॉडी कैसी रहेगी, ए बॉडी तो सर रहेगी सिर्फ नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। अब क्या कर दो, इसको हटा दो, ए बॉडी रहने दो और बी बॉडी को हटा दो। अब पूरी की बॉडी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरीके से हम किसी बॉडी को बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड का नाम दिया जाता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन कैसे, देखो यहाँ पे इसकी वजह से इस पे चार्ज इंड्यूस हुआ सामने पे, और इधर साइड भी आया। ठीक है, और फिर जैसे आपने अर्थिंग की, इसकी इलेक्ट्रॉन आए, जितने प्लस प्लस थे तो उसको सबको खत्म कर दिया। अब क्या बचा बॉडी, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव वाले बचे। ठीक है, तो बॉडी कैसी होगी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम आते हैं बच्चे जो मेन टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ पे देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ। बच्चे देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है कि कोई भी दो चार्ज होते हैं, इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। देखिए किस तरीके से, जैसे कि बात कर दिया जाए, एक बात तो मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कि जो अगर लाइक चार्ज है, प्लस प्लस, मान लो ये प्लस है ये प्लस है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, माइनस माइनस हो गया, क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, पर अनलाइक चार्ज है, जैसे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, अब इनके बीच में देखो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हीं के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम्ब्स ने डिफाइन किया। देखना, पहला चार्ज सपोज दैट है Q1 और दूसरा चार्ज है सर Q2, और मान लो इनके बीच की दूरी है R। तो कूलम्ब्स ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, जैसे कि प्लस वाला प्लस को रिपल करेगा, तो सर 2 वाले को 1 वाला इधर साइड रिपल करेगा, और 1 वाले को 2 वाला इधर साइड रिपल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे आपस में,
बराबर ही होंगे, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। देखो जैसे कि F12 बराबर हो गया F21 के, ओके। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, कहने का मतलब है ना। पर डायरेक्शन क्या है बच्चों, अलग अलग। इसकी डायरेक्शन इधर साइड है, इसकी डायरेक्शन इधर साइड है, ओके। तो देखो मान लेते इन दोनों को इक्वल को मैंने बोल दिया Fe। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चे जो Fe होगा वो उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो बच्चे इनके बीच की दूरी है उसके क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। पहली और दूसरी इक्वेशन को हमने मिला दिया, तो देखो यहां से क्या होता है, Fe जो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। अच्छा, जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो प्यार बच्चों यहां पे आ गया कि Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। एक कांस्टेंट आता है, आपको पता है, जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ओके। उसको बोल दिया गया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट देखो आप यहां से निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन हो गई। डिस्टेंस क्या होगी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में कूलम स्क्वायर। ये होती है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू। और के को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन बच्चे यहां पे क्या है, ए है परमिटिविटी, इसको बोला जाता है बच्चों परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन क्या बोला जाता है, परमिटिविटी। अच्छा, अब यहां से एक चीज और आपसे पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बता दो, ओके। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहां से देखो 8.84 10 टू द पावर -12 होती है, ओके। अब कई बार कोई डायमेंशन पूछ लेता है कि भाई परमिटिविटी का डायमेंशन बता दो, तो परमिटिविटी का डायमेंशन देखो कैसे, किस हिसाब से हम बताएंगे। जैसे कि देखो पूरा जो फाइनली फॉर्मूला है ना वो देखो क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। तो इसका निकालना है डायमेंशन, इसको एक साइड कर लो, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, चार्ज क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, तो चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है करंट बराबर क्या होता है, चार्ज बाई में टाइम, ठीक है। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन क्या हो गया, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं इसका टी, मतलब कि 80। तो यहां देखो क्या क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई का तो होगा नहीं, फोर्स का होगा, फोर्स का क्या होगा, ml t की पावर -2, ओके। और चार्ज का क्या होगा 80, 80 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा L का स्क्वायर। इसको जरा आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, देखना जरा, m L की पावर -3, L की हो जाएगा L की पावर -3, और t की पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, t की पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके 4, और a की पावर 2। ये क्या आ जाएगा, डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। अब बच्चे इन पे बेस हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखो तो हमारा न्यूमेरिकल क्या आ जाएगा इनके पे बेस्ड, ध्यान से देखना। सपोज दैट दो चार्ज है यार, एक चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम का, और दूसरा भी हमारा दूसरा सपोज दैट है 3 माइक्रोकूलम का, ओके। और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है बच्चे, वो दे रखी है हमें 9 मीटर।
वो दे रखी है हमें 9 मीटर। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अभी आपने निकाला बच्चे, K की वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करो 10 टू पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ओके, और बाई में क्या आएगा, इनके बीच की दूरी क्या है 9। अब 9 मीटर दे रखा तो 9 मीटर का स्क्वायर कर देंगे यार, सीधी सी बात है। अब देखना जरा क्या आएगा यहाँ पे, 9 और यहाँ 3 3 9, इसको भी साथ कर लो और 10 टू द पावर 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नीचे क्या आया 9 इंटू 9, ये भी आ गया, 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन आ गया। ठीक है, देखो काफी कम फोर्स आ रहा है, इनके बीच में काफी कम फोर्स आ रहा है। तो इसी तरीके से और भी सवाल आप कर सकते हो। देखो जैसे कि सपोज दैट ये चार्ज Q है ना, और यहां भी मान लो कि चार्ज Q है और यहां भी सपोज दैट चार्ज Q है। तो अब मैं पूछूं कि किसी एक चार्ज पे बाकी चार्ज की वजह से फोर्स बता दो। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसको अभी रुक के करते हैं थोड़ा। चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना, ऑफ सुपर ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना क्या है। जैसे कि बच्चे चार्ज है कोई, मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1 और इस पे लगने वाला फोर्स देखो क्या है, ये वाला चार्ज Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है और मान लो Qn लगा रहा है। और यहाँ पे जो दूरी है बच्चों, मान लो कि यहाँ पे दूरी है R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 और यहाँ पे Rn। ठीक है, क्या कर रहा है, 1 पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है। मान लो 1 पे इन सबकी वजह से लगने वाला फोर्स, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये थर्ड वाला भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। सभी देखो क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो सभी थ्रू लगा हुआ फोर्स है ना, उनका वेक्टर सम हो जाता है। कहने का मतलब जो F1 नेट, 1 पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा ना, वो देखो 1 पे लगने वाला 2 के थ्रू फोर्स प्लस 1 पे लगने वाला 3 के थ्रू फोर्स प्लस 1 पे लगने वाला 4 के थ्रू प्लस 1 पे लगने वाला nth चार्ज के थ्रू भी जो फोर्स होगा, उन सबका क्या होगा बच्चों, सम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सभी फोर्सेस का हमें क्या लेना है, सम लेना है। अच्छा, तो देखना जरा, वेक्टर सम कह सकते हो आप, वेक्टर सम, फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक चार्ज पे लगने की वजह से एक चार्ज पे सभी चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्स को क्या कर लेना है, बस सम कर लेना है, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, तो देखना एग्जांपल क्या दे रखा है। मान लो यहाँ पे 3 चार्ज है और सपोज दैट ए है, ए पॉइंट, बी और सी। आपसे कह दे कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज सी, ऑन चार्ज सी, सी पे लगने वाला नेट फोर्स निकालो। तो देखो क्या करोगे, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस। ओके, देखना बच्चों बाकी चार्जेस की वजह से देखो फोर्स कैसे निकालेंगे। बच्चों देखो, मान लो ये वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, इसको हमने कह दिया एफ सी के थ्रू लगाया गया, सॉरी सी पे बी के थ्रू लगाया गया फोर्स। एफ सी बी का मतलब क्या होगा, सी पे लगाया सर बी वाले ने फोर्स, और यहां देखो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अच्छा, जो फोर्स होता है ना, वो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग लगता है हमेशा, याद रखना। जैसे कि ये लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों को,
इन लाइन ऑफ जॉइनिंग के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो सी पे लगने वाला फोर्स एफ सी ए आएगा। ओके, तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देखना, तो एफ सी बी क्या आएगा, सी और बी के बीच की दूरी देख लो, ये दे रखा है, तो के क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ठीक है। और एफ सी ए भी हम निकाल लेंगे, तो एफ सी ए क्या आ जाएगा हमारा, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ए भी आएगा। अच्छा गौर करो, दोनों फोर्स आपस में क्या बराबर है, दोनों फोर्स आपस में बराबर है। चलो इन दोनों को मान लेता हूँ एफ एफ, दोनों आपस में बराबर ही है। ओके, दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को एफ एफ मैंने मान लिया। अब बच्चे दोनों फोर्स को डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच का एंगल भी मैटर करेगा। ओके, तो देखो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। ओके, यहाँ भी 60 डिग्री का, तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब क्या करो, इनका वेक्टर सम कर दो, तो जो एफ नेट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर सम उनका रिजल्टेंट उसका है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। ओके, अच्छा अब देखो, एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, अंडर रूट 3f स्क्वायर, एफ बाहर आ जाएगा, एफ रूट 3। तो बच्चे नेट फोर्स लगने वाला किस पे, सी पे, इन दोनों की वजह से क्या आएगा, एफ रूट 3। तो एफ की वैल्यू देख लो क्या निकाली हमने, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर रूट 3। ओके, ये आया इन दोनों की वजह से फोर्स। अच्छा एक और न्यूमेरिकल ले लो। ओके, देखो जरा, जैसे कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज बच्चे यहाँ पे है, और मान लो इनके बीच की दूरी क्या है, ए है, इनके बीच की दूरी क्या है, ए है, ठीक है। अब बच्चों मान लो आप कि इनका हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। बच्चा आपको बताना क्या है कि जो बाकी चार्ज है ना, 3 चार्ज, मान लो इनकी वजह से, ए बी और सी की वजह से, इन तीनों की वजह से क्या बताना है आपको, डी वाले चार्ज पे लगने वाला, डी वाले चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है इन सब के थ्रू। तो देखो ध्यान से, हो क्या रहा है, अब ये वाला जो डी वाले फोर्स लगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, इधर साइड लगेगा, ठीक है, और फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, इधर साइड लगेगा। ओके, अब थर्ड चार्ज लग गया बच्चों, ये किसके अलोंग लगेगा, ये लगेगा डायगोनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डायगोनल के अलोंग। तो डायगोनल तो ये रहा सर, तो इसके अलोंग लगाओ ना, मतलब कि सर डी वाले फोर्स लगा किसके थ्रू, बी वाले के थ्रू। अब देखो 3 आ गए, तीनों का क्या करना है आपको, वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख लो बच्चों, वैल्यू क्या आएगी, एफ डी की वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2, दोनों क्यू क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, इधर देखो के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, इधर देखो के क्यू स्क्वायर बाई में, बच्चे इनके बीच की दूरी जो होगी ये देखो डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल क्या आएगा इसका, ए रूट 2। ओके, तो ए रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर बाई में 2a स्क्वायर है ना। अब ध्यान से देखो, मैं इस फोर्स को मान लूं अगर F, और इसको भी F, और ये क्या हो जाएगा बच्चे F बाई, अभी मेरे को क्या करना है, इनका सम निकालना है। अब डायरेक्ट से निकाल नहीं सकते तुम, तो पहले क्या करो, दो दो करके निकाल दो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इन दोनों क्या करो, रिजल्टेंट निकालो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसे निकालेंगे,
बच्चे इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मान लो कि जो सपोज दैट कि F1 मान लो यार, चलो F1 क्या आया, इन दोनों का रिजल्टेंट F1 वेक्टर एफ डी ए वेक्टर प्लस एफ डी सी वेक्टर, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यार, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दोनों इक्वल ही है ना, तो एफ रूट 2 आ गया। F1 का मैग्नीट्यूड मतलब कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अच्छा देखो, दोनों फोर्स बराबर है तो उनका रिजल्टेंट भी कहां से पास होगा, उनका रिजल्टेंट भी बीच से ही पास होगा यहाँ पे। अब देखना जरा, ये वाला जो डायगोनल वाला फोर्स है और F1 वाला फोर्स है, ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। अब तो जब नेट फोर्स निकालोगे एफ नेट, तो बच्चे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन, तो सीधा सीधा ऐड कर दोगे F1 प्लस एफ डी बी, देखो ये कितना आ जाएगा, F1 कितना है हमारा एफ रूट 2 और ये कितना है एफ बाई 2, ओके। अब जरा एफ यहां से कॉमन कर लें तो बच्चों क्या आ जाएगा, एफ ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1 बाई 2, एफ कितना है के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ओके। ये क्या आ गया हमारा, नेट फोर्स आ गया, ठीक है। तो चलिए, और भी मैं न्यूमेरिकल कल कराऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।